जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 17 का, जिसमें हम लोगों ने धारा 313 तक चर्चा कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे आप क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। विषय पर आते हैं। धारा 314 कह रहा है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें कुछ बदलाव हुआ है। आइए देखते हैं क्या हुआ है। धारा 314 whoever dishonestly misappropriates or covers to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine। सज़ा के प्रावधान में केवल चेंज हुआ है, बाकी पुराने परिभाषा जो दिए गए थे संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करने का, वो इसमें भी यही दिया गया है। जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसको अपने उपयोग में के लिए परिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। देखिए, आपराधिक दुर्विनियोग का विषय वस्तु जो होता है वो चल संपत्ति ही होता है। चोरी का विषय वस्तु जो होता है वो चल संपत्ति ही होता है। झपटमारी का जो विषय वस्तु होता है वो चल संपत्ति ही होता है। अब देखेंगे आगे हम लोग चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में बेसिक अंतर होता है। अब दृष्टांत के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। इसका पहला दृष्टांत है कर ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन इन गुड फेथ बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक डिसऑनेस्टली appropriates the property to his own use, he is guilty of an offence under this section। इतना बढ़िया समझाने का प्रयास किया है। ये कह रहा है कि क यह की संपत्ति को उस समय जबकि क उस संपत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, यह के कब्जे में से सद्भावनापूर्वक ले लेता है। क चोरी का दोषी नहीं है अगर जिस तरीके का अगर जो उसका इंटेंशन है। तो देखिए, जब हम लोग अपराध के आवश्यक तत्वों को जब पढ़ते हैं, खासकर जब कोई अपराध होता है तो उसके कितने तत्व हो सकते हैं किसी अपराध को गठित करने के लिए, आवश्यक तत्व इंग्रीडियंट्स, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आशय भी एक उसका मेन आवश्यक तत्व होता है। उसी आशय की ये बात कर रहा है कि यदि यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, यह के कब्जे में से सद्भावनापूर्वक लेता है, क चोरी का दोषी नहीं है। किंतु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। आगे और उदाहरण है जिसको देखने से आपको और स्पष्ट होगा। A being on friendly terms with Z goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. Here, if he was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, he has not committed theft, but if he afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of an offence under this section।
देखिए, यह समझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि क जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहाँ यदि क का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसकी य की विकसित सम्मति प्राप्त है, तो क ने चोरी नहीं की है। किंतु यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। देखिए, जो अभियुक्त है, अभियुक्त के आचरण और उसके कार्य को सब कुछ उसको पता रहता है, लेकिन जो विक्टिम है, यानी कि जिसके पोजीशन से वह संपत्ति हटाई जा रही है, उसको इस बात का पता नहीं है कि अमुक व्यक्ति ही मेरे साथ ये कार्य कर रहा है। लेकिन देखिए, चोरी और इसमें दोनों बेसिक अंतर यह है कि आशय इसका जो है पहले चोरी का नहीं रहता है, बाद में उसका दुरुपदेशन कर दिया जाता है, मतलब संपत्ति का दुर्विनियोग कर दिया जाता है। तो चोरी की चीज़ जो है कब दुर्विनियोग में बदल जाती है, इसको इस धारा में बताने की कोशिश किया गया है। चोरी अलग चीज़ हो गया, दुर्विनियोग अलग चीज़ हो गया। दुर्विनियोग का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप उसके लिए अथराइज हैं उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, और उस आधार पर आप जो है प्राप्त करते हैं संपत्ति को। उस समय तक आपका मैलाफाइड इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन ज्यों ही उस संपत्ति का दुर्विनियोग करते हैं तो वह आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आ जाता है। अब चोरी में क्या होता है कि फर्स्ट इंस्टांस में ही आप उसके प्रति मैलाफाइड इंटेंशन रहता है, आप डिसऑनेस्टली उस संपत्ति को ही हटाते हैं इस आशय से कि उसका अगर जो दुर्विनियोग कर लें तब वो जो है चोरी हो जाएगा। लेकिन यदि आप पहले आपका उस तरह का उद्देश्य नहीं रहा है, लेकिन बाद में यदि आप उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेते हैं, तो वो चोरी नहीं कही जाएगी, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आ जाएगा। अब इसका तीसरा उदाहरण कह रहा है कि ए एंड बी बीइंग ज्वाइंट ओनर्स ऑफ ए हॉर्स, इट टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजीशन इंटेंडिंग टू यूज इट। हियर ए हैज a right to use the horse. He does not dishonestly misappropriate it, but if he sells the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of an offense under this section. इसमें बड़ा बढ़िया समझाने का प्रयास किया है। कह रहा है कि क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहाँ क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग नहीं है। किंतु क उस घोड़े को बेच देता है और संपूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। अब इसके बाद से एक बात और आपके दिमाग में आएगा, फिर तब आपराधिक न्यास भंग क्या है। अब इसको भी आगे हम लोग धाराओं में देखेंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग। अब इसके बाद जब आपराधिक न्यास भंग आएगा तो उसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक संपत्ति जब उसका दुर्विनियोग होता है तो आपराधिक न्यास भंग कैसे हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इन ए मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अर्थात जो इसका स्पष्टीकरण एक है वो ये कह रहा है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुरुपयोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। अब उदाहरण ये दे रहा है कि ए फाइंड्स ए गवर्नमेंट promissory note belonging to Z, bearing a blank endorsement, a knowing that the note belongs to Z, pledges it with a banker as a security for a loan, intending at a future time to restore it to Z. A has commits an offence under this section. क को य का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर कोरा पृष्ठांकन है, मतलब कोई दस्तखत नहीं है। यह क यह जानते हुए कि वह वचन पत्र य का है,
उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे यह को प्रत्यावर्तित कर देगा, माने लौटा देगा। कौन ने इस धारा के अधीन अपराध किया है? आपराधिक दुर्विनियोग का, मतलब उस संपत्ति का उसने आपराधिक दुर्विनियोग किया है। अब एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है, ए पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन and takes such property of the purpose of protecting it for or of restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly, and it not guilty of an offence, but he is guilty of the offence above defined if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and gives notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it। अब यहाँ एक और बात आती है कि यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको कम से कम उतना उपयुक्त समय स्पेंड करना होगा जिससे कि उस का जो ओनर है उसको संपत्ति प्राप्त हो जाएगा, जो उसके पहले आप उस संपत्ति को अपने किसी कार्यों के लिए संपरिवर्तित कर लेते हैं तो इस धारा के अंदर आप दोषी हो जाएंगे। व्हाट आर रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन सच ए केस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक बात और कह रहा है कि टाइम युक्तियुक्त साधन क्या होगा और युक्तियुक्त समय क्या होगा, यह तथ्य का प्रश्न है, मतलब फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट एनी पार्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट। इट इज सफिशिएंट इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found। ये कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है, या सद्भावनापूर्वक वह यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता है। अब इसमें जो उदाहरण बन रहा है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि ए फाइंड्स ए रुपीज ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग्स, ए पिक्स अप द रुपी हियर, ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। क को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, क उस रुपये को उठा लेता है, या क ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है। पुनः बता रहा दूसरा उदाहरण, ए फाइंड्स ए लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग ए बैंक नोट फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न टू होम द नोट बिलोंग्स, ही अप्रोप्रिएट्स द नोट, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। क को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह इस नोट का विनियोग कर लेता है, वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। अब जो उदाहरण इसमें दिए गए ए और बी में, दोनों में आपको अंतर समझ में आया कि पहले वाले में यह नहीं पता था कि उसका मालिक कौन है और वो संपत्ति पड़ा हुआ मिल गया, उसने अपना संपरिवर्तित कर लिया अपने काम के लिए, तो आपराधिक दुर्विनियोग नहीं होगा। लेकिन बी वाले उदाहरण में बता रहा है कि यदि आपको पता चल गया कि वो संपत्ति किसकी है और आप उसके बाद भी अपना उसका दुर्विनियोग कर रहे हैं, अपने प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आएगा। ए फाइंड्स ए चेक पेबल टू बेयरर, he can from no conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears,
A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriates the check without attempting to discover the owner. He is guilty of an offense under this section. अब यहाँ एक और बात बताता है कि वाहक दे चेक बने जो बेरज चेक है, एक चेक को पड़ा मिलता है, वह उस संपत्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने वह चेक लिखा है। क यह जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके पक्ष में वह चेक लिखा गया था। क उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए बिना उस चेक का विनियोग कर लेता है, वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। मतलब क्लियर आपको होता जा रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। डी इसका उदाहरण बता रहा है। ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विथ मनी इन इट। ए पिक्स अप द पर्स विथ द इंटेंशन ऑफ restoring it to Z, but afterwards appropriates it to his own use. A has committed an offence under this section. फिर वही पुरानी वाली बात यहाँ आ गया। क देखता है कि यह कि थैली जिसमें धन है यह से गिर गई है। क वह थैली यह को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है, किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। अगर जब आप वापस कर देते तब तो कोई बात नहीं, नहीं वापस किए तो इस धारा में अपराधी हुए। ई करे फाइंड से पर्स विथ मनी नॉट नोइंग टू whom it belongs. He afterwards discover that it belongs to Z and appropriates it to his own use, is guilty of an offence under this section. क को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिलता है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। उसके पश्चात उसे यह पता चल जाता है कि वह यह की है और वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। क इस धारा का अधीन दोषी है। मतलब पहले जब उसको संपत्ति मिला तो इस समय इसको नहीं पता था कि वो थैला किसका है, लेकिन बाद में जब पता चल गया तो उसको थैला वापस करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए इस धारा का अधीन दोषी है। अब ये कह रहा है कि ए फाइंड्स ए वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू whom it belongs. ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब जो युक्त समय और की बात कहा रहा था, अभी जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी एक्सप्लेनेशन 2 में, कि ऐसी दशा में युक्त साधन क्या है, युक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है। तो वही ये बात यहाँ पे आकर बताना चाहता है ये उदाहरण के माध्यम से कि रीजनेबल टाइम का इंतजार किए बिना इमीडिएटली अगर जो कोई संपत्ति पा के तुरंत बेच दिया जा रहा है और बाद में पता चलता है कि वो संपत्ति फलाने की है, तो उस समय ये आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी हो जाएंगे, न कि चोरी के। अब यहाँ पे ये इसके लिए दंड की बात कर रहा है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिकीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब यहाँ पे जो नई धारा 315 है ये कह रहा है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिकीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। ये तो ऊपर वाला जो हम लोगों ने धारा 314 देखा, इसमें ये देखने को मिला कि किसी के पजेशन से संपत्ति कब जो है यूज कर ली जाती है तो आपराधिक दुर्विनियोग होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे से पाई जाती है, उसका दुर्विनियोग कर लिया जाता है, तो तब धारा 315 लागू होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति रास्ते में एक्सीडेंट कर गया और मर गया और उसके पास में पर्स है, कोई संपत्ति है, अंगूठी है, घड़ी है, कुछ भी हो, और वह व्यक्ति जानते हुए कि इस व्यक्ति की है और उसके असली मतलब जो लीगल हायर हैं उनको न देने के बजाय वो खुद अपने पास रख लेता है, तो धारा 315 में दोषी होगा। ये कह रहा है धारा 315 हु एवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वाज इन पोजेशन ऑफ ए डिकीज पर्सन एट द टाइम ऑफ द पर्सन's डिकीज and has not since been in the possession of any person
लीगली इंटाइटल्ड टू सच पोजीशन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years। मतलब अगर कोई जिम्मेदारी वाला पद है, जो व्यक्ति मरता है उसका कोई सेवक है और एम्प्लॉई है, क्लर्क है, और उसके द्वारा ऐसी हरकत की जाती है तो 7 साल का सज़ा है और सामान्य लोगों के लिए 3 ईयर का है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करता है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था तो कारावास 7 वर्ष तक का हो सकेगा। दृष्टांत इसका है, जेड डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, हिज सर्वेंट ए बिफोर द मनी comes into a possession of any person entitled to such possessions dishonestly misappropriates it, A has committed the offence defined in this section। यह के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक का उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। देखिए आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा, किस तरीके से एक चोरी आपराधिक दुर्विनियोग का रूप ले लेता है। यानी कि चोरी तो नहीं होता है लेकिन संपत्ति किसी व्यक्ति के पोजीशन से चल संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में चला जाता है और उसका मैलाफाइड इंटेंशन होता है और करने का तरीका यदि है तो यह आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आएगा। अब इसके बाद आता है आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का पद का फॉर्म भरा जा रहा है। जो व्यक्ति इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कचहरी से मेरे लंच टाइम में मेरे फेसबुक नंबर से अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसको ले सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे पास अनुभव है, जो जानकारी है, मैं उसको निःशुल्क देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेरक ज़रूर पढ़िएगा, कोई कमेंट्री होगी तो उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो भी प्री में क्वेश्चन बनते हैं इलुस्ट्रेशन से ज़्यादा बनते हैं। ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी विषय वस्तु ये चल संपत्ति का है, न कि अचल संपत्ति का है। इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं। ब्रीफ में जब कभी आप साथ में बैठेंगे तो इसकी चर्चा की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।